टॉप 9 ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस इन द वर्ल्ड, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस। तो उन 9 में से 6 तो ब्रिक्स में। अच्छा, ये तो बड़ी ताकत एक बन गई। ब्राजील, सऊदी, यूएई, ईरान, रशिया, चाइना। 9 में से 6 तो इधर है। पेट्रो डॉलर जाएगा, पेट्रो डॉलर खत्म होगा, डी डॉलराइजेशन होगी। अब दुनिया के तेल के रेट और तेल की प्रोडक्शन ब्रिक्स से कंट्रोल होगी। ओपेक को भी मार दिया। और ये सब हमने तो पे हमने बात की है। अप्लाई किया होगा तो, दिया होगा तो, चाइना लेके गया होगा तो, सारी फर्जी बातें हैं। सारी हमने भी फर्जी बातें की। मैं आपको कह रहा हूँ सारी पॉजिटिव पे रखे ना। पाकिस्तान ने अप्लाई भी कर दिया, चाइना लेके भी चला गया। मैं कहता हूँ ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, मैं कहता हूँ ग्रोइंग इकोनॉमी है। 5 बिलियन क्या 10 बिलियन भी जमा करवा सकता है। इंडिया आने देगा? कभी भी नहीं। वो सबसे आखिरी बात, क्योंकि उन्होंने तो ओपनली किया, ये साजिश नहीं, उन्होंने तो रैली में बोला है कि हम पाकिस्तानी को आइसोलेट कर देंगे डिप्लोमेटिकली, और उन्होंने कर दिया। आपको याद है वो एक मैप हमने देखा था जिसपे मैंने आपको चक्कर भी दिखाया था जी, जिसपे वो आपने पोर्ट दिखाए थे, सब में इंडिया ने घेरा हुआ है हर तरफ से पूरी दुनिया को। तो वो उस मैप में वो जो काले वाले थे, जिसमें एक स्वीडन पे था, एक ग्रीस पे था, एक स्पेन पे था, और एक इटली पे था, यूरोप पे। ठीक है, ये सारे यूरोप के मुल्क, मेडिटेरियन और अटलांटिक। आज मोदी जी ने ब्रिक्स में बोला इंडो अटलांटिक। सर बहुत तेजी के साथ, और स्पेशली जब से चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ है, इंडिया की स्टैंडिंग अलग हो गई ना। एक एलीट क्लब का मेंबर बन गया वो, दूसरा एक एग्जीक्यूटिव एलीट क्लब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया है, ग्लोबल साउथ का लीडर है। अब तो दुनिया का सबसे पॉपुलेशन वाला मुल्क भी इंडिया बन गया है। ठीक है, 0% रिसेशन, 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री, 2nd लार्जेस्ट मिलिट्री। ठीक है, दुनिया में हर मुल्क से बनती है, एक चाइना और पाकिस्तान को छोड़ के। ठीक है, चाइना के साथ भी वक्ती तौर पे मसला 6-7 साल का, उसके बाद वो भी सीधे हो जाएंगे मसले उनके आपस में। उसके बाद आप देख रहे, इंडिया डिजर्व करता है। यूएन नहीं देगा तो वो यूएन वालों का लिए मसला है, और मैं कहता हूं वीटो दे दो तो ज्यादा बेहतर है। नहीं दोगे तो ये ग्लोबल साउथ जिस दिन एक्टिव हो गया, तो जो वेस्ट का साम्राज्य है, जिसको गिरने में 50 साल लगने ना, शायद 5 साल में ना गिर जाए। नहीं, सारे दर्शकों को मैं फिर से बोलना चाहूंगा, आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। जो भी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें वीडियो को। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, हमारे दोस्त, हमारे भाई जनाब दिव्य कुमार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है ब्रिक्स की जो मीटिंग थी उसके अंदर। वो क्या क्या डेवलपमेंट हुई है ये जानेंगे हम दिव्य भाई से। पहले इनको हम अपने शो में वेलकम कहते हैं, तो वेलकम टू द शो सर। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक भाई। भाईजान, बहुत ही कल तो एक तारीखी दिन था इंडिया के लिए चंद्रयान को लेकर, और आज एक और तारीखी दिन है ब्रिक्स को लेके। तो मोदी जी इस वक्त साउथ अफ्रीका के अंदर हैं और बहुत ही डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हुई। तो पहले तो आप ये बताएं कि कौन कौन सी अहम डेवलपमेंट हुई, तो हम उस पर फिर आपसे सवाल करेंगे। सर, इसमें अहम डेवलपमेंट जो खास करके हुई है वो ये हुई है कि 6 मेंबर्स को ऐड किया गया है मजीद ब्रिक्स में। ठीक है, उन 6 मेंबर्स में उनके नाम है अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी, यूएई, ईरान। ये 6 के 6 1 जनवरी 2024 से ऑफिशियली ब्रिक्स के मेंबर बन जाएंगे। अगर इनके मेंबर बनने के बाद ब्रिक्स विल कंट्रोल द वर्ल्ड 30% जीडीपी इन 9 जनों की। अब इसके अंदर एक और जो अंदर सुई अड़ी हुई है ना, वो आप देखें। तो चले सुई को हम आखिर में वो एक क्लाइमेक्स बनाते हैं उसको। पहली चीज, चाइना बहुत एक्सपेंशन कर रहा था। ठीक है, इंडिया चाहता नहीं था, क्योंकि चाइना का एक्सपेंशन था कि इसको डोमिनेट किया जाए, मेरे पसंद के मुल्क हैं जो मेरी यहाँ में यहाँ मिला है। मैं ये तो देख रहा हूँ, ये तो सारे के सारे मुल्क ऐसे हैं कि जिनके इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, इंडिया के इनके साथ बहुत ज्यादा ट्रेड और बिजनेस हो रहा है। बिल्कुल 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 सर। लेकिन फिर ये कि इंडिया कहाँ से होने देता, तो फिर अब इंडिया ने एक और चाल चली। अब क्या है कि एक्सपेंशन को रोक भी नहीं सकते, लेकिन उसको पूरा इंडिया चाइना के हाथ में भी नहीं जाने दे सकते। तो इंडिया ने बोला एक्सपेंशन करेंगे,
लेकिन एक्सपेंशन के रूल ये होंगे जो उन मुल्कों को ऐड करेंगे जो 5-6 मुल्क जिस पे राजी हो कंसेंसस पे, पहली चीज। दूसरी चीज, रिक्वायरमेंट पूरी करे, क्राइटेरिया पूरा करे। क्राइटेरिया पूरा करने का पूरे प्रोटोकॉल और पूरा जो एक फ्रेमवर्क है उसके तहत वो आएंगे। ये रातों रात तुम जैसा बोले आ जाओ ऐसे नहीं आएगा कोई भी, ठीक है। तो ये चाइना ने किया है और ये इंडिया ने गेम किया है चाइना के ऊपर। तो डिप्लोमेटिकली एक तरीके से चाइना की मान ली, पर चाइना की दिल की बात नहीं मानी, मुंह की बात मानी, एक्सपेंड करो एक्सपेंड करो। दिल का जो चोर था उसको मार दिया है इंडिया ने, तो वो काम बिल्कुल हुआ है। सही। अब देखें। अच्छा ये जी 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 बोले मैडम। जी जी कंटिन्यू। मैं यही पूछ रहा था कि इन मुल्कों में चाइना कैसे मान गया इन मुल्कों के ऊपर? सर ये कैसे मान गया, उसकी दो वजहें थी। पहली चीज, इन मुल्कों में तकरीबन इनके रिश्ते चाइना से भी ज्यादा बेकार नहीं है। इनके चाइना से के साथ भी अच्छे हैं, इंडिया के साथ भी अच्छे हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं, ठीक है। ब्राजील और साउथ अफ्रीका तो किसी खाते में नहीं आते अगर जियो पॉलिटिकली बात करूं, नो ऑफेंस, ठीक है। लेकिन वैसे अगर मैं बात करूं, दूसरी वजह कि चाइना कैसे माना, यही तो फिर इधर पॉइंट है। 6 मुल्क, ये 6 और आप पहले 5, टोटल 11 को आप पकड़े और फिर आप एक दूसरी लिस्ट गूगल पे निकालें, टॉप 9 ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस इन द वर्ल्ड। ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस, तो उन 9 में से 6 तो ब्रिक्स में। अच्छा, ये तो बड़ी ब्राजील, ताकत एक बन गई। ब्राजील, सऊदी, यूएई, ईरान, रशिया, चाइना। 9 में से 6 तो इधर है। पेट्रो डॉलर जाएगा, पेट्रो डॉलर खत्म होगा, डी डॉलराइजेशन होगी। अब दुनिया के तेल के रेट और तेल की प्रोडक्शन ब्रिक्स से कंट्रोल होगी। ओपेक को भी मार दिया, ओपेक के मतलब कमजोर किया, मारा नहीं कमजोर कर दिया। तो आप ये तो देखें ये ना कोई जो अपनी करेंसी बनाने भी जा रहे हैं, कोई अपनी सर करेंसी वही भी बात बनाने है, जा रहे वो इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने बोला नहीं अभी अभी नहीं, वो हम देखेंगे 2-3 साल बाद, अभी कोई करेंसी बनाने की जरूरत नहीं। देखिए करेंसी के पीछे भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, डी डॉलराइजेशन, डॉलर को कमजोर करना है। हैं। डॉलर तो कमजोर हो ही जाएगा ना जब पेट्रो डॉलर खत्म होगा। जब 6 नेशंस ऑयल प्रोड्यूसिंग सबसे बड़ी अगर ब्रिक्स में है, और ये अगर पूरे ग्लोबल साउथ को, अच्छा इंडिया एक और बात करता है, इंडिया मोदी जी बोलते हैं जितनी भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, ठीक है, इनको आपस में लोकल करेंसी में ट्रेड करनी चाहिए। ऑयल भी तो ट्रेड में आता है और ये सारी कंट्रियां ग्लोबल साउथ की हैं। सऊदी यूएई भी तो ग्लोबल साउथ में आता है, ईरान भी ग्लोबल साउथ में आता है। तो डी डॉलराइजेशन तो हो रहा है ना, मतलब आधा मकसद उधर भी पूरा कर दिया, रुपी नहीं चलाया पर आधा मकसद उधर भी पूरा कर दिया। बिल्कुल दुनिया को चोट तो मार गए ना सही। तरीके तो से। इसमें बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी तरीके से समझाया। ये बताया कि चाइना पाकिस्तान का बड़ा दोस्त बनता है, तो पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की इसमें शामिल होने की? देख पाकिस्तान, इस बात से एक मैं पहले आपको एक और जवाब दूं, लास्ट बात पे एक चीज ऐड कर देता हूं। खुलेआम अगर आप करेंसी का बोलोगे ना, दुनिया 2 दिन भी नहीं बर्दाश्त करेगी, अमेरिका 2 दिन। अब आपने इस तरीके से डॉलर को मारने की कोशिश की है कि अमेरिका चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा। डायरेक्टली करेगा तो छुप छुप के कुछ ना कुछ करता रहेगा, ओपनली वो कुछ नहीं कर सकता। आपने तरीके से उसको चकमा दिया ना, चेकमेट किया। सही। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पहली चीज, पाकिस्तान में तो लोग पहले देखिए इनविटेशन उसको मिलती है जो अप्लाई करता है। अब पाकिस्तान में आधे लोग बोलते हैं अप्लाई किया है, हमने चाइना के थ्रू किया क्योंकि हमारी अन्ना बहुत बड़ी है ना, हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो इंडिया फिर होगा मसला, तो हमने चाइना के थ्रू छुप छुप के किया। बाकी आधा पाकिस्तान बोलते हैं हमने अप्लाई नहीं किया। तो अभी तक हमें यही नहीं पता कि पाकिस्तान ने अप्लाई किया भी है कि नहीं किया है। पहले तो आप इधर आ जाए, तो इनविटेशन वो उसको मिलेगी जिसने अप्लाई किया होगा। अब दूसरी चीज पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अप्लाई किया है चाइना के थ्रू, मान लिया। अब ब्रिक्स की फिलोसफी क्या है, ब्रिक्स की फिलोसफी क्या है, बेसिक जब बनाई गई थी, अपकमिंग ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, अभी तो नहीं कर रहा। वही बात। अच्छा जो ब्रिक्स का मेंबर बनेगा, दूसरी चीज जो उसका क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट आप समझ लें, ब्रिक्स की अपनी एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक।
फुल मेंबर को $20 बिलियन जमा करवाने, एसोसिएट या मेंबर्स को जो ब्रिक्स प्लस में है जैसे यूएई वगैरह है, इनको 10 बिलियन जमा करवाने। मैं कहता हूँ 5 भी कर लो, 5 जमा करवा सकता है पाकिस्तान? नहीं, एक भी नहीं करवा सकता। अच्छा, अब तीसरी चीज, पाकिस्तान कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है ब्रिक्स में जाके? ब्रिक्स को ही कंट्रीब्यूट कर ले, ग्लोबल साउथ को कंट्रीब्यूट कर ले, पॉलिटिकली कर ले, ट्रेड के हिसाब से कर ले, किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कुछ कर सकता है? चौथी चीज और आखिरी, आज से 5-6 साल पहले इंडिया में ओपनली मोदी जी ने एक रैली में कहा था, पाकिस्तान को हम आइसोलेट कर देंगे डिप्लोमेटिकली, दुनिया में अकेला कर देंगे। जो पाकिस्तान में लोग कहते हैं साजिश है, और ये पता नहीं कैसी साजिश है जो रैली में अपने आप खुलेआम बोली जा रही है, यूट्यूब पे वीडियो है। तो पाकिस्तानी को पहले तो साजिश का मतलब भी समझाए कोई। तो अगर फॉर एग्जांपल अप्लाई भी किया है, चाइना लेके भी गया, तो इंडिया आने देगा? कभी भी नहीं। और ये सब हमने तो और तो पे हमने बात की है। अप्लाई किया होगा तो, दिया होगा तो, चाइना लेके गया होगा तो, सारी फर्जी बातें हैं। सारी हमने भी सारी फर्जी बातें की। मैं आपको कह रहा हूँ सारी पॉजिटिव पे रखे ना। पाकिस्तान ने अप्लाई भी कर दिया, चाइना लेके भी चला गया। मैं कहता हूँ ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, मैं कहता हूँ ग्रोइंग इकोनॉमी है। 5 बिलियन क्या 10 बिलियन भी जमा करवा सकता है, इंडिया आने देगा? कभी भी नहीं। वो सबसे आखिरी बात, क्योंकि उन्होंने तो ओपनली किया, ये साजिश वाजिश नहीं, उन्होंने तो रैली में बोला है कि हम पाकिस्तानी को आइसोलेट कर देंगे डिप्लोमेटिकली, और उन्होंने कर दिया। वो हो गया पाकिस्तान, बिल्कुल हो गया। अच्छा देविक भाई, वहां पर मोदी जी ने किन किन ममालिक के जो डेलीगेशंस हैं उनसे मुलाकात हुई है? कहते हैं बड़े वहां पर ममालिक आए हुए थे, तो किन किन से मुलाकात हुई मोदी जी की? अगर 1-on-1 बायोलैटरल मुलाकातों की बात करें तो मोदी जी ने अभी तक सिर्फ एक सेनेगल, मोजाम्बिक, इथोपिया और ईरान, इन 4 मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट से मुलाकात की है। आगे पता नहीं आगे कितनी करते हैं, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका में भी दोपहर हो रही है, ठीक है, दोपहर के 3 बज रहे होंगे या इस तरीके से। तो अब आगे की तरफ से करते हैं, अब तक ये 4 से कर चुके हैं, और ये चारों मुल्क इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोजाम्बिक में इंडिया की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, सेनेगल में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इथोपिया में इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स हैं, जमीनों में, खदानों में, वहां से रॉ मटेरियल बहुत इंपोर्ट होता है, मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपोर्ट होते हैं। इंडिया के कुछ जैसे पैन अफ्रीकन नेटवर्क की हमने जो बात की थी लास्ट टाइम एक दफा, तो वो इन मुल्कों में इंडिया का बहुत बड़ा है। इन मुल्कों को कनेक्ट करना, सैटेलाइट सर्विसेज इसरो की देना, इंटरनेट से कनेक्ट करना, सबमरीन केबल से कनेक्ट करना, इंटरनेशनल इंटरनेट ग्रिड से, सेनेगल में लैंडिंग स्टेशन बनाना, सेनेगल का राइस आउटपुट को 6 गुना बढ़ाना, सिमिलरली इथोपिया में लाइन ऑफ क्रेडिट्स को देना। इथोपिया की आर्मी का मैनुअल इंडियन आर्मी बनाती है। इथोपिया के फॉरेन जो ऑफिसर्स होते हैं, फॉरेन ऑफिस के जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, वो इंडिया में आके ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट्स इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स को की इन सबको दी हुई है। मोजाम्बिक में इंडिया के तेल के कुएं हैं, मोजाम्बिक में इंडिया ने लिया। पोर्ट की बातचीत उधर चल रही है, खदाने हैं, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट की भी हैं, दोनों की खदाने हैं। अदानी की भी खदाने हैं मोजाम्बिक में। उसके अंदर मोजाम्बिक में आपको जिंदल की भी खदाने में है, उसके अंदर आपको वेदांता की भी मिल जाएंगी। उधर आपको टाटा ग्रुप भी पूरे अफ्रीका में, सेनेगल में टाटा बसेस गई थी, इंडिया ने बेड़ा उठाया हुआ टाटा बस, वो वहां का अर्बन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंडिया ने टाटा बसेस दी थी। उसके अलावा इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट पे रेलवे के इंजन और रेलवे के डब्बे दिए हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इन चारों मुल्कों में करवा रहा है इंडिया। ये सब इंडिया करवा रहा है इन 4 मुल्कों के। अगर रिलेशंस के एक एक पे जाएंगे तो टाइम लगेगा, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। कुछ किसी में कर रहा है, कुछ किसी में कर रहा है, तो ये इतना सब कुछ ये सिर्फ 4 मुल्कों का मैंने आपको बताया। सही। और भी मजीद कर रहा होगा जो मेरे अभी जहन से निकल रही हैं चीजें जी। तो भाई मोदी जी आगे क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं इस ब्रिक्स को लेकर, या ये इतने ममालिक जो ऐड हुए हैं? और थोड़ा सा यहाँ पर ये भी बताइएगा कि इथोपिया का नाम तो मैंने हमेशा से यही सुना कि वहां पर कहत होता है तो वहां पर तो कुछ भी नहीं होता, तो वो उनकी इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है? सर इथोपिया में कहत इस वजह से होता है क्योंकि उधर पानी की कमी है। उधर जमीन का या खेती बाड़ी का मसला नहीं है, पानी का मसला है, क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है। तो इनका एक कोई एग्रीमेंट भी साइन हुआ था इथोपिया का उसके साथ, सूडान और इजिप्ट के साथ, कि नील नदी की जो है ना पानी का धारावाल, लेकिन वो इजिप्ट ने कभी पानी वानी दिया नहीं।
तो अब इजिप्ट और इथियोपिया दोनों ब्रिक्स में आ गए ना, तो अब ये पानी का मसला भी इंडिया ही हल करवा देगा, ब्रिक्स करवा देगा, टेंशन ना लें। सही। और जमीनें इंडिया ने ली हैं इथियोपिया में, इंडिया के एग्रीकल्चर वाले गए हैं इथियोपिया में, तो वो उधर काम कर रहे हैं, बेफिक्र हो जाए, वहां का भी अब ऊपर ही कर देंगे एग्रीकल्चर आउटपुट। तो वो सारी चीजें उधर चल रही हैं। ब्रिक्स में मोदी जी की, अब मैं आपको मोटा मोटी उनका, पहले तो उन्होंने ब्रिक्स का एक नया नाम दिया दुनिया को, बी फॉर ब्रेकिंग बैरियर्स, ठीक है, आर फॉर रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज, आई फॉर इंस्पायरिंग इनोवेशन, P फॉर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज और F फॉर शेपिंग द फ्यूचर। ये मोदी जी ने बोला। उसके बाद मोदी जी कल जो मोदी जी ने बोला, उन्होंने मोटी मोटी जो उन्होंने पॉइंट्स रखे जिसपे सबने एग्री भी किया। यूएनएससी के रिफॉर्म होने चाहिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म होने चाहिए, जो आपके आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ईडीडीपी वगैरह जो भी हैं। डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म्स होने चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा वही ब्रिक्स के कंसेंसस पे एक्सपेंशन होनी चाहिए जो हमने बात की, ठीक है। इसके अलावा ब्रिक्स का स्पेस एक्सप्लोरेशन का कंसोर्टियम होना चाहिए, जहां पर 5 मुल्क स्पेस पे एक दूसरे से कोलैबोरेट करें, कॉपरेट करें। चंद्रयान के फायदे आ गए हैं, शुरू हो गए हैं सर आना, ठीक है। हाँ, फिर इंडिया ने ब्रिक्स में एक और बोला कि ब्रिक्स को दुनिया को एक मैसेज देना चाहिए कि दुनिया यूनिटी पे चलनी चाहिए, यूनाइटेड होनी चाहिए, ना कि पोलराइज होनी चाहिए। ये नहीं कि अमेरिका फैसले लेगा तो हो गया काम, या एक हिस्सा फैसला लेगा, पूरी दुनिया मिलके फैसला लेगी इस दुनिया के बारे में, ये बात बोली। फिर इंडिया ने बोला कि स्किलिंग, मैपिंग और ये प्रमोट मोबिलिटी अमंग ब्रिक्स कंट्री, जो ब्रिक की कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज, इनमें लोगों का आपस में आना जाना, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, और एक दूसरे की लेबर फोर्स को ट्रेन करने के लिए। कोई मुल्क किसी चीज में अच्छा है, कोई मुल्क किसी चीज में अच्छा है, तो यहाँ के उधर जाके ट्रेन हो जाए, वहां के इधर आके ट्रेन हो, ये बात उन्होंने की। इसके अलावा ब्रिक्स ने बोला, उन्होंने बोला कि हम ब्रिक्स शुड सपोर्ट अफ्रीका यूनियंस मेंबरशिप टू G20, ये बात बोली। इसके अलावा उन्होंने बोला ट्रेडिशनल मेडिसिन पे हमें जोर देना चाहिए। ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है? आयुर्वेदिक, ठीक है, इंडिया लीडर है उसके अंदर। अगर आप ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक से थोड़ा और नीचे आ जाएं, क्या आता है? जेनरिक मेडिसिन, इंडिया उसमें भी लीडर है, ठीक है। तो जैसे इंडिया में जन औषधि केंद्र है, अभी सुनने में आया इंडिया अफ्रीका में जन औषधि केंद्र खोल रहा है, तो उसको इंटरनेशनलाइज कर रहा है। अच्छा, एक जो उन्होंने बात और की, 2 बातें और की कि इन 5 ब्रिक्स की कंट्रियों में ये बिग कैट्स बहुत ज्यादा है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, चीता, तो हमें इन बिग कैट अलायंस बनाना चाहिए और इनको प्रिजर्व करना चाहिए और इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में। और आखिरी जो उन्होंने पॉइंट बोला, ऑफर्ड इंडियन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया स्टैक टू ब्रिक्स कंट्रीज। इंडिया स्टैक क्या है? 5G के सॉफ्टवेयर, 5G के इक्विपमेंट, GST, UPI और ऐसे करीब 850 और सॉफ्टवेयर जो इंडिया ने बनाए हैं, गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट लेवल के, कुछ पब्लिक हैं, कुछ गवर्नमेंट यूज करती हैं, ऐसे सारे सॉफ्टवेयर जो वो ऑफर किए हैं ब्रिक्स कंट्रीज को। ये कल की बात है। अब आज क्या बात हुई है? आज पर जो बात हुई है ना, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आपको याद है वो एक मैप हमने देखा था जिसपे मैंने आपको चक्कर भी दिखाया था जी, जिसपे वो आपने पोर्ट दिखाए थे, सब में इंडिया ने घेरा हुआ है हर तरफ से पूरी दुनिया को। तो वो उस मैप में वो जो काले वाले थे, जिसमें एक स्वीडन पे था, एक ग्रीस पे था, एक स्पेन पे था और एक इटली पे था, यूरोप पे, ठीक है। ये सारे यूरोप के मुल्क, मेडिटेरियन और अटलांटिक। आज मोदी जी ने ब्रिक्स में बोला इंडो अटलांटिक। इंडो पैसिफिक तो सुनते ही आ रहे हैं ना, इंडो पैसिफिक में तो इंडिया तो है ही है। अब बोलते हैं इंडो अटलांटिक। अटलांटिक क्या है? यूरोप और अमेरिका के बीच वाला ओशन। वो सारे पोर्ट्स अटलांटिक को लगते हैं, या मेडिटेरियन आगे जाके अटलांटिक को लगता है, डेनमार्क वाला अटलांटिक को लगता है, स्पेन अटलांटिक को लगता है, सेनेगल अटलांटिक को लगता है, सेनेगल के जिसके हेड ऑफ स्टेट से मिलने, अफ्रीकन कंट्री, ठीक है। और आपके ये ग्रीस वो टर्की को लगता है, मेडिटेरियन को लगता है, इटली आपके मेडिटेरियन को लगता है। तो ये चक्रव्यूह अब और ज्यादा मजबूत होगा। इसका क्या मतलब है? अपना चक्रव्यूह तो बनाना है ही है दुनिया में,
जी जी। प्लस अपने ट्रेड को सिक्योर करना और ट्रेड रूट्स को सिक्योर करना। भाई इंडो ये इंडिया, अटलांटिक। जी ये सारी जो चीजें आप बता रहे हैं, इससे ये नजर आ रहा है कि जो ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की जो अगली राहें जो इंडिया जो है वो बनाने जा रहा है, ये ये सारी पेशरफ उसी सिलसिले में आप देख रहे हैं। सर, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी ने एक और बात की ना कि ब्रिक्स हम्म, कंट्रीज को कोशिश करनी चाहिए ग्लोबल साउथ के साथ ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करे, और जितनी भी हम्म, ग्लोबल साउथ की कंट्री हैं ये आपस में लोकल करेंसी में ट्रेड करें। ब्रिक्स के थ्रू अफ्रीका यूनियन को उन्होंने G20 का मेंबर जो सपोर्ट जी कर रहे हैं, जो दरख्वास्त डाली इंडिया ने सपोर्ट किया है, वो क्यों किया? ग्लोबल साउथ ही तो है अफ्रीका यूनियन के जब 54-55 मुल्क, ये उसी में एक कड़ी है। पब्लिक स्टैक देना, इन मुल्कों को, अफ्रीका के मुल्कों में काम करना, ग्लोबल साउथ ही तो है। ईरान, सऊदी, इथोपिया, अर्जेंटीना, सऊदी, यूएई, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज तो इनको ब्रिक्स में लाके ऑयल को कंट्रोल करना, पेट्रो डॉलर को मारना, ये क्या ग्लोबल साउथ ही तो है। चक्कर व्यू बनाना क्या है? वो ग्लोबल साउथ ही तो है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो भाई ये जो ममालिक अब आप बता रहे हैं तकरीबन 11 मुल्क हो जाएंगे, तो ये पूरी दुनिया की कितने परसेंट इकोनॉमी इसके अंदर आ चुकी है? सर 30%, 30% ये 11 मुल्क कंट्रोल करेंगे। सही। तो ये आपने जो बताया पहले के जो ब्रिक्स है इसके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना सारी, तो यहाँ पर चाइना तो डेवलपिंग से आगे निकल गया है, इंडिया भी डेवलपिंग की सतह से थोड़ा सा आगे है। तो फिर कल को कोई मुल्क डेवलप जब हो जाएगा तो ब्रिक्स से बाहर निकल जाएगा, या क्या उसका क्या तरीकाकार होगा फिर? नहीं, बाहर नहीं निकलेगा, हम्म, क्योंकि देखें ब्रिक्स का काम, मोदी जी ने एक और अच्छा काम किया ना, उन्होंने ब्रिक्स को जोड़ दिया ना, एक्सपेंशन कर दी ना। हम्म, ब्रिक्स को जोड़ दिया किससे? ग्लोबल साउथ से। और ब्रिक्स का इनिशिएटिव क्या है मोदी जी के तहत? इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़नी चाहिए, और इस तरीके से बढ़नी चाहिए कि वो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को सबसे ज्यादा फायदा दे। सही। ये जिस दिन अगर फॉर एग्जाम्पल पांचों कंट्रियां ब्रिक्स की जो मेन मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर्स हैं, पांचों डेवलप हो गई फॉर एग्जाम्पल, हम्म, तो जी। भी ये खत्म नहीं होगा। इन पांचों का फिर काम चेंज होगा कि अब हमें मिलके बाकियों को भी निकालना है, बाकियों को ऊपर लेके आना। ऊपर लेके आना है। वो अभी भी चल ही रहा है, शुरू हो गया है काम। हम्म, तब ये कि तब ज्यादा तेजी से होगा क्योंकि पांचों डेवलप होंगे, अभी भी कर ही रहे हैं ना काम, रोका थोड़ी ना है। पोर्ट बनाना या किसी मुल्क में खेती उगाना, वहां की एग्रीकल्चर की नीड्स को पूरा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, कहीं बसें दे रहे हैं, कहीं पे एजुकेशन दे रहे हैं, किसी मुल्क को इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं, ये क्या है? ये डेवलपिंग नेशन, ये डेवलप, उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है ना। पाकिस्तान में क्या है? डेवलपमेंट का मतलब हमें बस पैसे दे दो, हम प्रोजेक्ट अनाउंस कर देंगे, बाकी बने ना बने वो उसको छोड़ दे, ये है हमारी डेवलपमेंट। असल डेवलपमेंट तो वो होती है जो सर सिर्फ गवर्नमेंट को फायदा ना दे, गवर्नमेंट का सिर्फ नाम है, लेकिन उसका पूरा फायदा आवाम को मिलना चाहिए। जी ट्रेनें चलेंगी सैनिकगल में तो उसमें आवाम बैठेगी ना, रोड पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा तो उसमें लोग बैठेंगे। पूरे अफ्रीका में पैन अफ्रीका, जो आपका पैन अफ्रीका ई नेटवर्क है, जो अफ्रीका की सारी कंट्रीज को इंटरनेशनल इंटरनेट ग्रिड से कनेक्ट करना, सबमरीन से कनेक्ट करना, लैंडिंग स्टेशन बनाना, इसका फायदा तो वहां की आवाम को मिलेगा ना। जब सारी कंट्रीज कनेक्ट होंगी, हर गांव में इंटरनेट जाएगा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन होगी तो हर के घर में बिजली जाएगी। पानी का मसला अगर इंडिया सॉल्व करवा देता है इथोपिया का बहुत बड़ी इजिप्ट के बात है। बीच में, तो बहुत बड़ी वो बात है। देखें, उनकी वो भूख और मरेगी। और सबसे बड़ी बात भाई कि ये एग्रीकल्चर को आप कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर रहे हैं, ये सबसे बिल्कुल बेहतर है। मैं समझता हूँ कि उससे पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त कहत सी कैफियत है कि पाकिस्तान में भी आप देख लें कि गंदम जो है वो खत्म होने के करीब है, यहाँ पर एक बहरान जन्म देने वाला है, पाकिस्तान में गंदम खत्म हो रही है। तो ये सारी चीजें हमें फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान को भी चाहिए कि इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर बनाकर ब्रिक्स का मेंबर बने, ताकि पाकिस्तान के अंदर भी जो चीजें बेहतर होने वाली हैं वो हो सके। बिल्कुल। नहीं, देखिए सर, हम ब्रिक्स का मेंबर तब बनेंगे ना जब हम भले कंट्रीब्यूट ना कर सके। देखिए इथोपिया क्या कंट्रीब्यूट कर पाएगा? मुझे नहीं लगता इथोपिया कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, एक्सेप्ट कि वो ऑयल उसके पास वगैरह कुछ है।
लेकिन एटलीस्ट वो स्टेबल तो है, टेररिज्म तो नहीं फैलाता। रोज वहां पर कोई प्राइम मिनिस्टर तो चेंज नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर छोड़े, आज मैं पाकिस्तान का बताता हूँ, आज फिर खबर आ गई है पीसीबी का चेयरमैन चेंज हो रहा है। आपको पता 6 महीने में अगर ये चेंज हो गया तो 6 महीने में हमारा 5-6 चेयरमैन लगेगा, हमसे पीसीबी का चेयरमैन नहीं लग रहा, हम इधर प्राइम मिनिस्टर की बातें कर रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर हमने पंगे भी तो सर सबसे ही तो पंगे काटे हुए, एक इधर इंडिया से पंगे, ईरान से पंगे, अफगानिस्तान से पंगे, हमने किसी के साथ बना के रखी है। इथोपिया देखें, इजिप्ट और इथोपिया के बीच में पानी के मसले हैं, पर उनके बीच में कोई जंग थोड़ी ना चल रही है, वो अन्ना का मसला थोड़ी ना बनाया हुआ है। इथोपिया के अगर कोई जिबूती उनका नेबरिंग कंट्री है, उसके साथ गाम्बिया नेबरिंग कंट्री है, इरिट्रिया है, सूडान है, उनके साथ वो भी मसले नहीं है उनके। तो जंग का मसला थोड़ी ना, मतलब थोड़ी बहुत कशीदगी रहती है, ठीक है, क्यों ना कुछ हिस्ट्री होती है। कशीदगी से मुराद ये थोड़ी ना कि आप अन्ना का मसला बना लो, जंग का मसला नफरत बना लो उसको। अच्छा भाई, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जैसे इंडिया लॉबिंग भी कर रहा है, ट्राई भी कर रहा था कि इंडिया को वीटो पावर मिले, जो सलामती कौंसिल के अंदर उसको मुस्तकिल जो है वो सीट मिल सके। तो अगर इंडिया को वहां पर सीट नहीं मिलती तो इंडिया ये मुतबादल ये सारे जो सेटअप आगे कर रहा है, G20 के अंदर भी इंडिया बहुत ज्यादा फाल है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब ये ब्रिक्स के अंदर भी है, ऐसे है कि एक नई आप पैरेलल एक पावर देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन के अगेंस्ट यहाँ पर। नहीं, यूनाइटेड नेशंस के अगेंस्ट तो मैं ग्लोबल साउथ को देखता हूँ पावर, जो यूनाइटेड नेशंस के अगेंस्ट है, ठीक है। वो भी अगर यूनाइटेड नेशंस वालों ने मजबूर किया इंडिया को, तब जाके इंडिया ये कदम उठाएगा। ये G7 के अगेंस्ट है ब्रिक्स। जो G7 जो ये डेवलप कंट्री के साथ ये लोग बैठ के और ये जो अपनी मनमानियां और जो इनका चलता है ना, WTO के G7 की मीटिंगों में क्या डिसाइड होता है, WTO के रूल डिसाइड होते हैं, IMF वर्ल्ड बैंक के रूल डिसाइड होंगे, ये वही इंस्टीट्यूशन जो वेस्ट के हैं, ठीक है। तो इधर ये G7 का अगेंस्ट है, ये ग्लोबल साउथ के इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल साउथ के मसले, ग्लोबल साउथ के रूल, ट्रेड, इकोनॉमी, उसको डिसाइड करेंगे। ये एक ऑफशूट समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, कैसे समझाऊं मैं सर आपको, अगर यूरोपियन यूनियन का G7 है तो ग्लोबल साउथ का ब्रिक्स है। ये एक मतलब अजीब सा एग्जाम्पल है, पर अगर समझने वाले समझ गए होंगे। मैं समझ रहा हूँ कि वो एक समझे कि अपर क्लास की वो एक अगर है बैठने की जगह, तो ये थोड़ा सा मिडिल क्लास के लोगों की बैठने की जगह है। हाँ, ऐसा ही समझ लें। लेकिन इधर पॉलिटिकल डिसीजन कम होंगे, इकोनॉमिक डिसीजन ज्यादा होंगे। पॉलिटिकल डिसीजन जो होंगे वो आपके होंगे ग्लोबल साउथ में। पॉलिटिकली जो डिप्लोमेटिक जो आपके होते हैं मसले मसाइल, इधर जो होंगे ब्रिक्स में, इकोनॉमी का क्या मसला है, ट्रेड का क्या मसला है, भैया आपको क्या मसला है आपके मुल्क में जिसमें आपको मदद चाहिए इकोनॉमी में, डेवलपमेंट में, इधर वो मसले हल होंगे। इधर पॉलिटिक्स इतनी नहीं डिस्कस होगी भी तो 19-20 होगी, वो भी तब होगी अगर उसके जैसे ट्रेड फंसा हुआ है ना इथोपिया का, पानी का मसला डिस्कस हुआ ना, पॉलिटिक्स इजिप्ट और इथोपिया की, लेकिन उससे ट्रेड कनेक्टेड है, डेवलपमेंट कनेक्टेड है। अब उनके बैठ के अगर उनका कोई और मसला, दद्दी मरूम का मसला है, तो वो बैठ के हल नहीं करवाने, उसके लिए पर ग्लोबल साउथ होगा। अच्छा भाई, जितनी तेजी के साथ इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया जो इस वक्त वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर रहा है, हमने एक प्रोग्राम किया था आज से मेरे ख्याल 1-2 माह पहले कि इंडिया को वीटो पावर मिलना चाहिए, सलामती कौंसिल में निश्चित मिलनी चाहिए इसके ऊपर। उसमें जो हमने बातें की थी, आज जो इंडिया की पोजीशन है, आप कोई उसमें कुछ चेंजिंग देख रहे हैं कि इंडिया अब तेजी के साथ बढ़ रहा है नई पावर के साथ? सर बहुत तेजी के साथ, और स्पेशली जब से चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ है, इंडिया की स्टैंडिंग अलग हो गई ना। एक एलीट क्लब का मेंबर बन गया वो, दूसरा एक एग्जीक्यूटिव एलीट क्लब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया है, ग्लोबल साउथ का लीडर है। अब तो दुनिया का सबसे पॉपुलेशन वाला मुल्क भी इंडिया बन गया, ठीक है। 0% रिसेशन, 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री, 2nd लार्जेस्ट मिलिट्री, ठीक है। दुनिया में हर मुल्क से बनती है, एक चाइना और पाकिस्तान को छोड़ के, ठीक है। चाइना के साथ भी वक्ती तौर पे मसला 6-7 साल का, उसके बाद वो भी सीधे हो जाएंगे मसले उनके आपस में। उसके बाद आप देख रहे, इंडिया डिजर्व करता है, यूएन नहीं देगा तो वो यूएन वालों का लिए मसला है, और मैं कहता हूं वीटो दे दो तो ज्यादा बेहतर है। नहीं दोगे तो ये ग्लोबल साउथ जिस दिन एक्टिव हो गया, तो जो वेस्ट का साम्राज्य है,
जिसको गिरने में 50 साल लगने ना, शायद 5 साल में ना गिर जाए अगर ग्लोबल साउथ एक्टिव हो गया। क्योंकि ग्लोबल साउथ, इसलिए कि यूएन क्या है, यूएन में अगर वो 120 मुल्क कल अगर ग्लोबल साउथ को बोलते हैं मेंबर ही नहीं है यूएन में, फिर क्या यूरोप और अमेरिका आपस में एक दूसरे को गालियां और एक दूसरे के ऊपर रेजोल्यूशन निकालेंगे, क्या करेंगे? 120 मुल्क बहुत होते हैं, यूएन में टोटल 196 मुल्क हैं, 196 से 120 निकाले, बचा क्या पीछे? 76। ये तो वही बात हुई ना, फिर यहाँ पर जो होता है ना, कोई बदमाश किस्म के लोग होते हैं, उनकी इज्जत नहीं होती माशरे में, तो वो 3-4 बदमाश मिलके एक दूसरे को कहते हैं कि जी तू मेनू चौधरी कहा तो मैं तेनू चौधरी कहा, तो अमेरिका यूरोप वाले एक दूसरे को फिर चौधरी बोलेंगे, उनको किसी ने उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी फिर। नहीं नहीं सर, मैंने आपको एक चीज प्राइवेट में भी कही थी कि यूरोप का डाउनफॉल बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आप यूरोप तो जाएगा, और यूरोप के नीचे जाने में बहुत सारी वजह हैं। एक इनका ये मसला इलीगल माइग्रेंट्स वाला मसला है, दूसरा ये यूक्रेन वॉर जो अमेरिका ने जानबूझ के यूरोप को धकेला है जंग के अंदर और पूरे यूरोप की तबाही की है, पानी फेरा है। तीसरा यूरोप का जो मसला बनेगा जिसको कहते हैं ना नेल इन द कॉफिन, जो आखिरी हथौड़ा जो लगेगा ना वो चाइना की इकोनॉमी से लगेगा। चाइना का असर इतना दबा के चाइना ने यूरोप से पैसा लिया हुआ है ना, इतना पैसा लिया हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। चाइना गया तो यूरोप गया, बाबा चाइना तो गयो तो यूरोप भी गयो, ये समझे आप। सही। एंड में भाई आपसे जानेंगे, मोदी जी आगे ग्रीस जा रहे हैं, तो वहां पर क्या देख रहे हैं आप? ग्रीस जा रहे हैं सर, अभी तो देखें 2-3 चीजें हैं, बाकी तो डिटेल्स जब आएंगे हम बात करेंगे। पहली चीज, 1.5 महीना पहले इंडियन नेवी एयरफोर्स आपकी ग्रीस में थी। दूसरी चीज, ग्रीस बहुत ज्यादा कॉपरेशन बढ़ा रहा है इंडिया के साथ लास्ट 2 सालों से, और एक्सरसाइजेस भी बढ़ा दी है। पहले एक एक्सरसाइज होती थी इंडिया की और ग्रीस की, अब 2 कर दी है, एक नेवी की कर दी, एक एयरफोर्स की कर दी। पहले शायद सिर्फ नेवी की होती थी, एयरफोर्स की नहीं होती थी, या शायद एयरफोर्स की होती थी, नेवी की नहीं होती थी। तीसरी चीज, टर्की। टर्की ग्रीस मतलब इंडिया पाकिस्तान है, वो खानदानी मसले हैं उनके आपस में, तो हमारे जैसे है ना, तो वो इशू है। अगर टर्की इंडिया के खिलाफ जाएगा तो फिर सही है, दोस्त का दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। बिल्कुल। हाँ, तो ये बात हो गई। चौथी चीज इसके अंदर ये है कि ग्रीस के अब जो सुनने में आ रहा है कि ग्रीस कोई ना कोई या तो पोर्ट देगा या एयरपोर्ट देगा, कुछ एक तो दे रहा है मिलिट्री का, या तो पोर्ट देगा मिलिट्री एक्सेस या एयरपोर्ट देगा विद एयरफोर्स के एक्सेस के साथ, कोई एक चीज देगा, सुनने में ही आ रहा है। बाकी तो अब देखें क्या होता है। आज मोदी जी उड़ेंगे रात को ग्रीस के लिए। बाकी जो आखिरी चीज है सर, ग्रीस और इंडिया के बहुत सिविलाइजेशनल रूट्स हैं एक दूसरे के। ग्रीस के लोग इंडिया की सिविलाइजेशन की रिस्पेक्ट करते हैं, इंडिया के लोग ग्रीक सिविलाइजेशन की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, उनका आपस में ह्यूमन कनेक्शन बहुत अच्छा है। इंडिया की रेपुटेशन ग्रीस में बहुत अच्छी है, पर प्लस वो पाकिस्तानी वाला फैक्टर भी आ जाता है, गेट आउट पाकिस्तानी ग्रीस। जी जी। ये एक होता है ना कि हम आगे से जाके तोहफा वो देते हैं, लो हजूर जी तोहफा कबूल करो, पेश है। तो हम लोग तो ऐसे उल्टे लोग हैं ना, अपने दुश्मनों को हथौड़ियां देके आ जाते हैं, आओ बेटा चलाओ हमारे ऊपर। तो ये वो चीज भी है। दूसरा आपको एक और मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, ग्रीस के डेल्फी के म्यूजियम में आज से 3,500 साल पुराना एक शिवलिंग रखा हुआ है जो कि पूरा क्रिस्टल का बना हुआ है, व्हाइट कलर का। वो अलेक्जेंडर से भी पुराना वो शिवलिंग है। तो कोई भी किसी का भी अगर ग्रीस जाना हो तो वो देखे, नहीं तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं, उसको गूगल पे इमेजेस भी हैं। तो वो हिस्टोरिकल कनेक्शंस बहुत हैं। और फिर स्पाइस रूट का अगर आप मैप खोलेंगे ना, स्पाइस रूट का जो मैप था वो यूं जाता था, ठीक है, रेड सी से सुएज कैनाल से होते हुए वो आगे जाते थे, इटली पे रुक जाते थे। वैसे उस टाइम पे इटली ग्रीस होता था। ये 3,500 साल पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तब इटली नहीं था, ये रोमन्स बाद में आए थे। रोमन्स आए करीब 2,000 साल पहले, या 2,500 साल पकड़ना। तो ये सारा ग्रीस का एरिया होता था, मेडिटेरियन। तो ये स्पाइस रूट हुआ करता था। तो इनके ऊपर बहुत पुराने रिश्ते हैं। तो वो एक होता है, इंडिया जहां जाता है हिस्टोरिकल चीज तो निकल के आ ही जाती है। रास्ता कोई ना कोई निकल आता है। अफ्रीका गया है, गांधी और नेल्सन मंडेला आ गया ना, जहां जाएंगे कुछ ना कुछ आ जाएगा।
इजिप्ट देखे गए वो, वहां पर उनके राब्ते निकल आए, पुरानी दोस्तियां निकल आई। यार हर जगह निकल आएंगी। इंडिया पुराना मुल्क है ना, इंडिया इंडिया का ये है। अब देखे हम भी उसी जमीन के, तो उनके राब्ते हमारे राब्ते सेम ही तो होने चाहिए, पर क्या करें हम लोग अरबी तुर्क, हर 10 साल बाद तो हम लोग पता नहीं कुछ ना कुछ बन ही जाते हैं। असल में हमने अपनी हिस्ट्री जो है 1947 से पीछे वाली, उसको बिल्कुल ही काटा मार के फेंक दिया उसको। इस वजह से हमारा किसी से कोई पुराना रिश्ता निकलता नहीं है। हाँ हाँ, पर बिल्कुल बिल्कुल वही ना, आइडेंटिटी क्राइसिस है ना। हम्म, हम्म, वही बात है ना, काटा इसीलिए ही तो मारा ताकि पता ना चले कि भाई हम इंडियन है। क्योंकि 47 के बाद तो हम अरब थे 50-60 साल। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे 2 माई बाप भी हैं इसके अंदर, सऊदी और यूएई। क्योंकि आप देखें ना हमारे फर्कों के नाम क्या है, आपके शहर का नाम क्यों हम्म, है फैसलाबाद, क्यों है लायल जी पीर से फैसलाबाद क्यों हुआ था? जी। ये क्योंकि वो शाह फैसल जो नाम, शेख फैसल ने कुछ जी ये दिया थे, उसकी जी, खुशी में उसके नाम पे पैसा कर दिया दिया। था। कराची देख लें, शारा फैसल। और डिफेंस में जाए तो सारे ही नाम अरबियों के नाम पे है रोड। डिफेंस का एक जी रोड कराची का बता दें जो पाकिस्तानी नाम है, खैबाने जी, ऐसे सैर, ही है। खैबाने मुजाहिदीन, खैबाने शमशीर, सारे अरबी नाम। हॉस्पिटल देखें हमारे, कितने हॉस्पिटल हैं जो शेख जैद के नाम से हैं। एयरपोर्ट के नाम नाम भी हमारे जो शेख जैद के नाम से हैं, सड़कों के नाम शेख जैद के नाम से हैं। सर जो हॉस्पिटल है वो उसके पैसे भी शेख जैद ने दिए, वो चलाते भी वही हैं आज की तारीख में। जी तो जी उनका बनता है, लेकिन भाई जिस चीज के पैसे नहीं भी दिए, अच्छा वो पैसे शेख फैसल ने कोई फैसलाबाद में नहीं दिए थे, उसने कोई पैसे किसी और काम के लिए दिए थे। तो बस उसकी वो होती ना खुशामदी करने के चक्कर में लालपुर को फैसलाबाद कर दिया। भाई, मैं आपको एक नई डेवलपमेंट बताऊं, हमारे यहाँ पर एक हॉस्पिटल है अलाइड हॉस्पिटल। उसकी जो बाहर से ना आती है, उसकी फंडिंग जो है या उसकी डोनेशन जो है इंग्लैंड से आती है। तो हमारा जो एक और सिविल हॉस्पिटल है उसका नाम भी उन्होंने अलाइड रख दिया है। वो किस लिए रखा कि भाई इसके पैसे भी अब तुमने देने हैं। बात आपने भी कोई हॉस्पिटल लेना तो आपके नाम से रखवा देते हैं, दिव्य हॉस्पिटल फैसलाबाद में बनवा देते हैं, बस आपने पैसे भेजने हैं नहीं सर, हमें नहीं देने पैसे। हमें। भाई, पाकिस्तान की हर चीज जो है वो बिकाऊ है यहाँ पर। दुनिया वाले बिल्कुल। जो सुन रहे हैं, अगर किसी ने अपने नाम का हॉस्पिटल बनाना है, अपने नाम की सड़क बनवानी है, अपने नाम की कोई भी चीज पाकिस्तान के अंदर बनवानी है, तो बहुत आसान तरीका है। आप डोनेशन दें और अपने नाम से यहाँ पर चीज जो है वो बना दें। यहाँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ना डोनेशन क्या, आप किसी प्रोजेक्ट के लिए भी पैसे दें, इन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, आप बस पैसे दें। जैसे भी देने बस पैसे दें, पैसे देना इंपॉर्टेंट है। डोनेशन में दें कि प्रोजेक्ट में दें। चले, बहुत शुक्रिया दिवेक भाई आपका, आपने टाइम दिया। हम अब हमारी नजरें मोदी जी के ऊपर है, मोदी जी अब ग्रीस जा रहे हैं, तो उसके ऊपर फिर हम अब आपसे बात करेंगे। कोई नई डेवलपमेंट होती है या ब्रिक्स में आज के बाद हमारी प्रोग्राम के बाद भी कोई डेवलपमेंट होती है, तो उसके ऊपर भी फिर हम आपकी राय जरूर जानेंगे। तो दिवेक भाई आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। तमाम जी शुक्रिया, दोस्तों से, थैंक यू। देखने वालों से गुजारिश कर दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दिवेक भाई हमारा चैनल देखते सब हैं, हमारी वीडियो जो है बहुत पसंद करते हैं लोग, कि दीपक भाई जो है हमारे प्रोग्राम में जब आते हैं तो सारे लोग बहुत मजा ले लेके बड़ा शौक से देखते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, जरा आप कह देंगे तो ये बात मानते हैं आपके सारे दोस्त हमारे। नहीं नहीं, सारे दर्शकों को मैं फिर से बोलना चाहूंगा, आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। जो भी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें वीडियो को। थैंक यू दीपक भाई, आपका भी और तमाम दर्शकों जी जी शुक्रिया, तमाम दोस्तों का थैंक यू थैंक यू सर, वेरी बाय मच। बाय, थैंक यू।